20 मिनट टाइम लगता है। 15 से 20 मिनट में 4 लेयर का जो एयर डिफेंस उसका मैकेनिज्म है, आयरन डोम समेत, ये कहीं ना कहीं इसको न्यूट्रलाइज करने का काबिलियत उनके पास रहता है। तो उस हालत में जी। ये स्टैंड ऑफ अटैक, चाहे हवाई जहाज का हो या मिसाइलों का हो, ये ऐसा एक बुनियादी फंडामेंटल कन्वेंशनल हमला के बराबर नहीं है। इसको हमें समझना जरूरी है। चाहे वो कुछ भी कह रहे, हो सकता है कि उनके एयरफोर्स, मान लीजिए इतना डिस्टेंस पे F-15 F-16 हवाई जहाज आता है, एयर उसका एयर में रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी होना जरूरी है। आज के दिन में मेरे नॉलेज, आई मे बी रॉन्ग, मेरे जो रिसर्च है उसमें ये कह रहा है कि उनका एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो हवाई जहाज को आके जब अटैक करते हैं, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट ईरान। तो फिर भी आपके सवाल को मैं जवाब देने के लिए मैं चंद चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर एक टारगेट और ईरान में ये देखेंगे मेरे विचार के मुताबिक ठीक कि है। लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, इंटरमीडिएट लीडरशिप और लोअर टैक्टिकल लेवल लीडरशिप। जिस तरह पेजर अटैक और आईकॉम अटैक करके उन्होंने 7 बहुत ही अहमियत वाले जो लीडर्स हैं उनको बर्बाद किया, लेकिन साथ ही लोग कह रहे हैं वो कम्युनिकेशन ऑपरेटर थे, वो सब जूनियर लीडरशिप थे। तो जूनियर लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप, इंटरमीडिएट लीडरशिप उनका पहला टारगेट मेरे विचार के ठीक है। मुताबिक शायद होगा। नंबर दो, ये पक्का इनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है इसका इम्प्लीकेशन और रेमिफिकेशन बहुत सीरियस है। 4 अलग अलग लेबोरेटरी है आज के दिन में, गूगल मैप पे अगर देखेंगे 4 काफी प्रोमिनेंटली स्टैंड आउट होते हैं। 3 के बारे में चर्चा हो रहा है, चौथे बारे में कोई नहीं करते हैं। चारों में से अगर चारों को चारों बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, मेरे रिसर्च के मुताबिक कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डग इन है कम से कम 200 मीटर से 300 मीटर नीचे अंडरग्राउंड सारे एस्टेब्लिशमेंट है। और ये अगर उस चीज को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं जो वो सोच रहे हैं ठीक है। कि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, मेरे ख्याल से वी आर अंडर एस्टिमेटिंग ईरान। जनवरी के महीने में आपके चैनल में, शायद इंडिया न्यूज या न्यूज एक्स के चैनल में, बहुत बढ़िया जबरदस्त पैनल डिस्कशन था। उस समय एक चीज निचोड़ आया था सामने कि ईरान के पास काबिलियत ऐसा है 6 दिन के अंदर ये एक एटम बम बना सकते हैं और एक महीने में 6 एटम बम बना सकते हैं। जनवरी से लेके आज हो गया अक्टूबर, अभी तक अगर ईरान नहीं बना है तो ये देश के लायक नहीं है। तीसरा पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है कि ईरान के पास आज के दिन में बहुत सारे ऑयल रिग्स हैं, लेकिन 4 मेन इंपॉर्टेंट ऑयल रिग्स हैं। ये इनके एयर डिफेंस कैपेबिलिटी आज के दिन में ना की बराबर है। ये बिल्कुल ओपन टारगेट्स हैं, कभी भी आके हमला हो सकता है। लेकिन इसका रेमिफिकेशन ये है, आपको ये समझना पड़ेगा कि तकरीबन 2% ऑफ द क्रूड ऑयल पूरा विश्व में जितना प्रोड्यूस हो रहा है, ईरान से 2% के बराबर प्रोड्यूस होता है। 2% का मतलब आप अगर देखेंगे, ये आज के दिन में ब्रेंट ऑयल का जो क्रूड का जो प्राइस है ये ठीक है सर। $78 के बराबर या उससे ऊपर चला गया। पिछले ठीक 15 है। दिन या 20 दिन के अंदर $7 ऑलरेडी बढ़ चुका है, $7 से $8। जी। अगर ये हमला होता है, हम्म। ये क्रूड प्राइसेस के ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, 83% चाइना देश का वो पर्शियन गल्फ या बाकी जो अफ्रीका के जो आते हैं सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कन्वर्ज होके जाते हैं और तकरीबन 31% ऑफ द क्रूड ऑयल इज पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। लोग कहते हैं, स्पेशलिस्ट, में अभी डॉक्टर स्वाति मैडम से बात कर रहा था आईडीएसए के, वो कहते हैं कि नहीं, वो टोकराई नहीं करेंगे। लेकिन एक तो चौक पॉइंट है, बंदर अब्बास से बैठ के ठीक है ईरान अभी भी इसको सर। रुकावट डाल सकता है। जी। ये जब रुकावट डालता है, ये विश्व का ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही कहूंगा कि उसके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन, पर्टिकुलरली ईरान रिपब्लिकन गार्ड्स जो हैं, ये कोई सारे जगह, मेरा रिसर्च के मुताबिक 80 से 90 जगह में उनके इंस्टॉलेशन से इतना उससे तो है ज्यादा। कि अटैक होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा देश है और इसको नहीं, अंडर इतना तो है कि एस्टिमेट। इजराइल रिटेलिएट करेगा, अटैक करेगा। और लास्ट पॉइंट सुमित, अगर आपकी इजाजत है, जी जी। आप देखिए, आप कह सकते हैं आप हमास को आपने बर्बाद कर दिया फिजिकली, यस। हिजबुल्लाह को बर्बाद कर दिया, यस, आई एग्री। या हुतीस को आप बर्बाद कर रहे हैं, एसेट्स। इनका जो आइडियोलॉजी है, आप 30,000 को मार देते हैं, उनका 60,000 और जन्म ले लेते हैं। ये एक इंसर्जेंसी, एक इंतिबदा जो कहते हैं कि इजराइल के खिलाफ,
वो उनको इतना परेशान करेंगे। इजराइल कितना बड़ा है, 470 बाई 130 या 140 किलोमीटर का एक देश है, छोटा सा देश है। इस देश के अंदर उनका कॉम्पैक्ट इतने सारे बिल्ट अप एरियाज हैं। आप देखिए 181 मिसाइल उन्होंने फायर किया। वो कहते हैं कि इनका 97% सक्सेस है, इजराइल कह रहा है कि ना के बराबर। बट है तो सही 3 to 4% वो पेनिट्रेट करके हाइपोसोनिक मिसाइल जाके हिट तो किए हैं। और उनका जो तल अवीव के पास द मोसाद हेडक्वार्टर से 600 मीटर दूरी पे जब गिरा है, ठीक तो है। इसका मतलब ना के बराबर तो नहीं कर सकते। 8 इजराइल नहीं, सोल्जर्स मैं ये का कह रहा हूं कि इजराइल रिटेलिएट करेगा, ये तय है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक ये है। डाउट है ही नहीं। आपने तीन आप चार पॉइंट गिनाए हैं। हो सकता है लीडरशिप पर अटैक हो सकता है न्यूक्लियर पर, या फिर ऑल, लेकिन उस अटैक के तमाम जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी आपने गिनाए, तो उसमें भी मुझे लगता है बहुत सोच समझ कर नेतन्याहू फैसला लेंगे। लेकिन कर्नल JS सोढ़ी साहब, 1 साल बीत गया, 3 प्रण था: आतंक का खात्मा, बंधकों की रिहाई और इजरायलियों की सुरक्षा। क्या वो पूरा हो पाया है? इजराइल कहाँ तक पहुंचा? बंधक अभी भी हैं बने हुए। आतंक का खात्मा, आप ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपने कमांडर मार दिए, प्रमुख को मार दिया आपने, उनकी बहुत सारे एसेट्स को आपने तबाह कर दिया, लेकिन अभी भी वो सर उठा रहे हैं। सुमित जी, 1990 में जब पहला इंतिफादा चल रहा था तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल शेमरॉन ने तब के इजराइल के प्रधानमंत्री इस्हाक रबिन को बोला था कि ये जो फिलिस्तीन का मुद्दा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये सैनिक तरीके से कभी हल नहीं होगा। ऐसा ही कुछ जून के महीने में इसी साल इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन रियर एडमिरल डेनियल अगारी ने एक बयान में कहा कि हमास को पूरी तरह मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बयान सुन के बेंजामिन नेतन्याहू भड़क चुके थे। लेकिन जैसे अभी जनरल सुधाकर जी ने बिल्कुल सही बताया कि ये जो हमास है, ये जो हिजबुल्लाह है, ये एक सोच है। आज आप 30,000 मार देते हैं, कल 60,000 और पैदा होंगे और तैयार होंगे। लेबनान में चौथा हमला है इजराइल का। पहला 1978 में हुआ, फिर 1982 में, 2006 में, अब चौथा है। हम गाजा पट्टी में ये इजराइल का 5वां हमला है जब से 2007 में हमास ने वहां पे शासन संभाला। कितने युद्ध 1948 से लेकर अब तक इजराइल लड़ चुका है मिडिल ईस्ट में। क्या ये प्रॉब्लम खत्म हुई है? ये प्रॉब्लम सुमित जी खत्म हो ही नहीं सकती है जब तक 2 नेशन सोल्यूशन नहीं होता है वहां पे। कुछ पश्चिमी मीडिया चैनल इस इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को 2 धर्मों की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब भी उन्हें समय मिले वो 4 ऑफिशियल दस्तावेज जरूर पढ़ें। मैकमोहन हुसैन करेस्पॉन्डेंस, साइक्स बाइकॉट एग्रीमेंट, बाल्फूर डिक्लेरेशन और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181-2। ये 4 ऑफिशियल दस्तावेज पढ़ के ये पूरा क्लियर होगा कि ये एक जमीन का मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। लेकिन अमेरिका के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनके हथियार बिकते हैं, उनको एक अच्छा बेस मिला हुआ है इजराइल के रूप में मिडिल ईस्ट में। वो इस युद्ध को पूरी तरह समर्थन करें 1948 से। बयान कुछ भी दे दे ऊपर से कि हम शांति चाहते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन अंदर से अमेरिका इजराइल एक है। तो अभी भी चाहे हमास को खत्म कर दिया जाए, हिजबुल्लाह पे जीत हो जाए, लेकिन कुछ साल बाद फिर ये लड़ाई होगी, और ये लड़ाई तभी खत्म होगी जो संयुक्त राष्ट्र और भारत और अमेरिका बार बार कहता है, जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा। सुमित जी, मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा जी। देखिए, यूनाइटेड नेशंस और भारत की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे पहले अभी, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक जमीनी मुद्दा है। तभी यूनाइटेड नेशन और भारत ने अभी तक हमास या हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन नहीं डिक्लेयर किया है। और यही कारण है कि भारत भी, यूनाइटेड नेशंस भी हर फोरम में कह रहा है कि यहाँ 2 स्टेट सोल्यूशन हो। जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे कत्लेआम होते रहेगा, लड़ाइयां होती रहेंगी, 5-7 साल के लिए शांति होगी, फिर लड़ाई होगी। लेकिन क्या आप इसे 5 नवंबर की तारीख से भी जोड़कर देख रहे हैं क्या? 5 नवंबर के बाद सब कुछ धीरे धीरे कम हो जाएगा, अभी पूरा ये जंग अभी जारी रहेगी और बल्कि तेज होगी, या अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर क्या देखा जाए इसे? सुमित जी, बिल्कुल। देखिए, कई दशकों तक पश्चिमी मीडिया ने इस इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को छुपा के रखा, ढका के रखा, एक 2 धर्मों का युद्ध बताया। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पॉपुलर होता गया, दुनिया को हकीकत पता चलनी शुरू होगी कि ये मुद्दा है क्या। और यही कारण है, हम देखें अमेरिका के अंदर कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं।
जब पिछले से पिछली बारी बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए थे, कमला हैरिस जो वहां की उपराष्ट्रपति, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मिलना से इनकार कर दिया था, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमारा टैक्स पेयर का पैसा इजरायल या यूक्रेन पे क्यों बर्बाद किया जा रहा है। और यही कारण है कि ये जो इजरायल हमास का युद्ध है, ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, ये 5 नवंबर के बाद आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज अमेरिका की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि ये लंबे समय तक, चाहे इजरायल हो चाहे यूक्रेन हो, उसको पूरी तरह समर्थन नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, अमेरिका जानता है कि अगर उसने 5 नवंबर के बाद फंडिंग कम नहीं की, बंद नहीं की, अगली जंग के लिए चीन तैयार है ताइवान के लिए 2027 में। अमेरिका इस वक्त खुद कश्मकश में डूबा हुआ है कि वो करे तो करे क्या। तो ये जो पूरा समर्थन है, चाहे इजरायल को चाहे यूक्रेन को, ये 5 नवंबर तक है, उसके बाद आस्ता आस्ता इनका समर्थन कम होने लग जाएगा। तो सवाल सुधाकर जी, तो ये हाँ तो जी। फिर वही है कि पॉलिटिकल ये लड़ाई ज़्यादा है, राजनीतिक लड़ाई ज़्यादा है, बजाय इसके कि बदला लेना या प्रण संकल्प या फिर जो भी वो मैप ब्लेसिंग कर्स, ये सारी चीज़ें फिर वो दिखाने की है। पीछे पर्दे के पीछे एक पॉलिटिकल लड़ाई है, जिसे एक मुद्दा चाहिए इजराइल का अमेरिका में, और वो मुद्दा अभी जिंदा रहे 5 नवंबर तक, और इसलिए इसमें आग और लगाते रहो, चिंगारी भड़काते रहो। सुमित जी, मैं कर्नल जसिंदर साहब की जितना तारीफ करूं फिर भी कम। उनसे इतना कम सर्विस में, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, आर्मी से हैं। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि उनके जैसे और भी ऑफिसर्स गहराई में जाएं और रिसर्च करें। बहुत अच्छा लगता है उनके बातों सुन के। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बड़ी पिक्चर बहुत लंबी चौड़ी, टाइम नहीं है आपके पास। बड़ी पिक्चर ये है सुमित जी, ये आज के दिन में हम 21st सेंचुरी में, सॉरी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 21st सेंचुरी कोल्ड वॉर 2.0, जी। ये यूनिपोलर वर्ल्ड हम बोलते हैं, लेकिन यूनिपोलर वर्ल्ड में एक सुपर पावर की बराबर देखने में नहीं मिल रहा है। वो डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। और ऐसा हालत में आज के दिन में अगर टिका हुआ है विश्व का कोई भी आर्किटेक्चर या संस्था, या ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के आधार पर यह टिका हुआ है। चाहे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलिए, जनरल असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, किसी का भी नाम लीजिए। और यूक्रेन लड़ाई, ये एक, चाहे आप बोलिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं इतना कम समय में, लेकिन ये फैब्रिकेटेड है, ये क्रिएटेड है, ये आर्टिफिशियली इम्पोज्ड है। ताकि ये जो यूरोप, एक समय ऐसा था, यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं ये तितर बितर हो गए थे, ये एक दूसरे को बात नहीं सुनते थे। थैंक गॉड यूक्रेन की जो लड़ाई है वो ऐसा उसको कैलिब्रेट किया गया ताकि ट्रांस अटलांटिक, अमेरिका, कनाडा और इस तरफ जो देश हैं प्लस यूके, इनको कैसे मिलावट मतलब गैल्वेनाइज किया जा सकता है। ये एक हिडन एजेंडा था। दूसरी बात, मिडिल ईस्ट से आपको पता होगा, जिस तरह हड़बड़ी से अफगानिस्तान से ये विड्रॉ हुए हैं, और मिडिल ईस्ट में इनका डेंसिटी, पहले सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने से पहले इंडो पैसिफिक और ईस्ट एशिया की तरह अमेरिका का फुटप्रिंट काफी गहरा डेंसिटी में हुआ करता था। डिसइंटीग्रेशन के बाद वहां से वो विड्रॉ करने लगे। कहाँ आए? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में देखा कि उनका शेल गैस जैसे प्रोडक्शन हुआ, ऑयल डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर जैसे कम होने लगा, तो धीरे धीरे वहां से विड्रॉ करके चले गए और अफगानिस्तान से हड़बड़ी होकर चले गए। ये जो उनका विड्रॉल सिम्टम जो अभी देखने में आया है, उसका मतलब ये क्या है? उसका निचोड़ ये है कि 20th सेंचुरी में जो थ्रेट था विश्व का, वो थ्रेट अभी 21st सेंचुरी में नहीं है। 20th सेंचुरी में ग्लोबल ऑर्डर इज टू बी ड्रिवन बाय जियोपॉलिटिक्स। 21st सेंचुरी में इट्स बीइंग ड्रिवन बाय जियो इकोनॉमिक्स। जब जियो इकोनॉमिक्स में कहता हूं, उसका मीनिंग ये है, अर्थ ये होता है कि सारे खुलेआम, without realizing or even after realizing, we have outsourced everything to China. We have made China as a number one enemy. ठीक है कि नहीं? सो ये जो बदलाव हो रहा है पूरा विश्व में, वो उसका जिसके पॉकेट में ज्यादा पैसा है उसकी भाव और वजन जो है बढ़ जाता है। इसीलिए अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चुनौती है, ऐसा परिस्थिति में कोई भी सुपर पावर हो, अपना सुपर पावर का अथॉरिटी और सुप्रीमेसी कभी हराना नहीं चाहेगा। अमेरिका का हालत तो यही है। देश के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटी उसका इतना चुनौतीपूर्वक हो गया है। आज के दिन में आप देखिए, ये जो लड़ाई, इजराइल की लड़ाई हो रही है, चाहे कमला हैरिस की बात करिए या डोनाल्ड ट्रंप,
दोनों के दोनों इजराइल के साथ हैं। आज कल किसी का मैं सुन रहा था अपना पैनल डिस्कशन में, जी चंद एक 4 लोगों को गहराई में पता नहीं है असलियत क्या है। जी आप कमला हैरिस की बात करते हैं, वो लड़ाई को लगातार खींचते जाएंगे। 5 अक्टूबर नहीं, वो हारना डेमोक्रेट्स का प्रिंसिपल है। वो दुश्मन को ठीक है। किसी भी उसके सामने माथा झुकाना नहीं जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान को ठोको, उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को मारो, बर्बाद करो। सो मे बी ही इज वेरी वेरी, आई वुड से इडियोसिक्रेंसी है उनका, इरेस्पॉन्सिबल स्टेट कोई कोई लोग कह रहे हैं। लेकिन इनकी अप्रोच और ओरिएंटेशन इस तरफ है। ये जो हम कह रहे हैं ना 5 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मैं तो सिर्फ यही चेतावनी देना चाहता हूं हमारे सारे सिटीजन इस जो विश्व में है, अगर खत्म हो जाता है इट्स अ गुड विन विन सिचुएशन। कौन नहीं चाहता आज के दिन में विश्व में इतना टर्बुलेंस, पैंडेमिक, यूक्रेन लड़ाई, ठीक उसके है। बाद ये लड़ाई, आपका प्राइस राइज, हर एक किस्म का ग्लोबल साउथ तो सफर कर ही रहा है, ग्लोबल नॉर्थ कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई नहीं चाह रहे आज के दिन में लड़ाई, सब चाहते हैं समाप्त हो जाए। लेकिन हमें प्रस्तुत रहना निहायत आवश्यक है। मेरे विचार के मुताबिक बहादुरी विश्व का वहीं पे रहेगा जब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। एंटिसिपेशन एक रात को नहीं होता है, हमें अंदाज लगाना पड़ता है। ठीक है 20 सर। दिन, 50 दिन, 2 महीना, 6 महीने आगे उसके तैयारी करना चाहिए। कर्नल साहब ने बहुत अच्छा चीज बताया। हो सकता है कि इंडो पैसिफिक इसी के दौरान इसका फायदा उठा के चाइना ताइवान को एसिमिलेट कर ले या इंटीग्रेट कर ले। सो लड़ाई जो है जगह जगह उभर के निकल रहा है। हमें थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखना है। भारत की इंटरेस्ट में मैं ठीक है सिर्फ सर। इतना कहना चाहूंगा ठीक कि है। हमें देशों के साथ, स्टेक होल्डर के साथ इक्वल टर्म्स में रिलेशनशिप बरकरार रखना निहायती आवश्यक है, ठीक है चाहे सर। ईरान हो, ठीक है, यही इजराइल ख़त्म हो। करना होगा सर। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी और कर्नल रिटायर्ड सोढ़ी साहब। चूँकि ये बरसी है और 7 अक्टूबर की तारीख बहुत अहम है, इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि इजराइल कुछ बड़ा कदम उठाएगा 1 साल बीतने पर और ईरान का बदला लेगा। हो सकता है 7 अक्टूबर को ईरान पर कुछ बड़ा हमला करे। लेकिन सवाल अगर बड़ी तस्वीर, बड़े पिक्चर में देखें अगर हम, तो ये हमला और इस हमले के पीछे अमेरिका और अमेरिका में चुनाव, तो क्या ये सब कुछ 5 नवंबर तक के लिए है या फिर उसके आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी, देखना होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आरजेडी